हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रुथ टेबल्स की। ट्रुथ टेबल्स जो हैं वो एक ऐसे टेबल्स होते हैं जो हमें रिप्रेजेंटेशन देते हैं किसी भी स्टेटमेंट की कि वो स्टेटमेंट अल्टीमेटली उसकी वैल्यू या उसका रिज़ल्ट क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ स्टेटमेंट्स को और कोशिश करते हैं कि उनका ट्रूथ टेबल हम बनाएं और सीखेंगे कि हम ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं स्टेटमेंट्स का। पहली जो स्टेटमेंट है वो है नेगेशन पी एंड क्यू। देखते हैं कि इसका जो है वो ट्रूथ टेबल किस तरह से बनेगा। सबसे पहले तो आप पी और क्यू जो है वो लिख लेंगे उसके अपने टेबल में, उनके कॉलम्स बना लेंगे और जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं पी और क्यू की और उनके जो कम्बिनेशंस हो सकते हैं वो हम लिख लेंगे। मिसाल के तौर पे आपको पी और क्यू दोनों ट्रू हो सकते हैं। पी ट्रू हो सकता है, क्यू फॉल्स हो सकता है। पी जो है वो हो सकता है फॉल्स और क्यू ट्रू हो सकता है, और इसी तरीके से पी और क्यू दोनों फॉल्स हो सकते हैं। तो यही चार जो है पॉसिबल कम्बिनेशंस बनते हैं, यही चार पॉसिबल वैल्यूज़ बनती हैं। इनको जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में जो हमने अगली जो चीज़ है जो हमें चाहिए वो हमें नेगेशन पी चाहिए, यानी ये स्टेटमेंट नेगेशन पी और क्यू के दरमियान एंड कर रही है ना, तो अगले जो हमें चाहिए स्टेटमेंट वो नेगेशन पी चाहिए। तो नेगेशन पी कैसे होगा कि जो भी पी की वैल्यू होगी उसका अपोजिट जो है वो नेगेशन पी होगा। यानी पी अगर ट्रू है तो नेगेशन पी फॉल्स होगा, यहाँ पी ट्रू है नेगेशन पी फॉल्स होगा, और यहाँ पी फॉल्स है तो नेगेशन पी ट्रू होगा। यानी उसकी सारी अपोजिट वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमारे पास दो चीज़ें जो हमें चाहिए इस स्टेटमेंट में जिनके दरमियान हमने एंड करना है वो हैं आपकी नेगेशन पी और क्यू। दोनों हमारे पास मौजूद हैं, इन दोनों के दरमियान हम एंड कर लेंगे। हम इन दोनों के दरमियान एंड करें तो एंड के लिए यही फार्मूला है कि अगर एक भी वैल्यू फॉल्स है, दोनों में से एक की भी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तो रिज़ल्ट आपका फॉल्स होगा। तो इसको देख लेते हैं। क्यू ट्रू है, नेगेशन पी फॉल्स है, तो ये फॉल्स रिज़ल्ट आ गया। इसी तरीके से क्यू जो है वो फॉल्स है और नेगेशन पी फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली फॉल्स होगा। दोनों ट्रू हैं तब ये ट्रू होगा, बाकी हर केस में ये फॉल्स होगा। तो ये हमने एक ट्रूथ टेबल बना लिया। इसमें हमने हर पॉसिबल वैल्यू, हर वेरिएबल, हर स्टेटमेंट की हर पॉसिबल वैल्यू को चेक किया। ट्रूथ टेबल होता भी यही है कि वो जितने आपके पास स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी पॉसिबल वैल्यूज़ और उनके कम्बिनेशंस की रिप्रेजेंटेशन होती है, वो उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। इसी तरीके से हम अगला देखते हैं। अगला जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि नेगेशन पी एंड अंडर ब्रैकेट क्यू और नेगेशन आर। ठीक है, ये हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, इन तीन वेरिएबल्स का बनाना है। तो इसको ज़रा पार्ट्स में देखें। सबसे पहले आपके दो पार्ट्स हैं, नेगेशन पी और ये जो कुछ ब्रैकेट में है, ये आपके पास दो पार्ट्स हो गए। इन दो पार्ट्स को आपस में एंड करना है, लेकिन इस पार्ट के अंदर भी दो पार्ट्स हैं, यानी क्यू और नेगेशन आर। तो इसको इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स में लेके चलेंगे तो आप बेहतर जो है वो एक ट्रूथ टेबल बना सकेंगे। अब ट्रूथ टेबल जो है वो इसका दिया गया है नीचे। एक चीज़ याद रखें कि जितने वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे उतनी ही आपके जो कॉम्बिनेशंस हैं टोटल उनकी तादाद भी बढ़ती जाएगी। अगर कोई एक वेरिएबल है, सपोज़ पी एक वेरिएबल है, तो उसकी दो ही कम्बिनेशंस हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, यानी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही दो वेरिएबल्स हो जाएंगे, पी और क्यू हो जाएंगे, तो आपने देखा कि उनके जो टोटल कम्बिनेशंस हैं उनकी तादाद डबल हो जाएगी, दो के बजाय चार हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरीके से जब तीन वेरिएबल्स हो जाएंगे, पी क्यू आर हो जाएंगे, यानी तीन डिफरेंट स्टेटमेंट्स हो जाएंगी, तो टोटल नंबर ऑफ़ कम्बिनेशंस भी चार से डबल होकर 8 हो जाएंगे। और इसी तरीके से अगर वेरिएबल 4 हो जाते हैं तो 8 के बजाय टोटल कम्बिनेशन 16 हो जाएंगे। तो ये एक फार्मूला है। तो इसको लिखने का ना एक तरीका है, मतलब जो है एक ट्रिक है कि अगर आपके पास सपोज तीन वेरिएबल्स हैं, वो तीन वेरिएबल्स आप लिखें और इस तरह एक जो है वो आप टेबल बना लें। उसमें जो सबसे लास्ट वाला वेरिएबल है, जो थर्ड वेरिएबल है, उसको एक दफ़ा ट्रू, एक दफ़ा फॉल्स, 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 ये लिख लें। फिर आप जो नेक्स्ट वेरिएबल है उसको डबल ट्रू डबल फॉल्स करना है। जब पिछली दफ़ा एक ट्रू एक फॉल्स था तो इसमें आपने दो ट्रू दो फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स लिख दिए। अच्छा जी, थर्ड वेरिएबल है, पिछली दफ़ा आपने दो ट्रू किए थे, अब आपने डबल का
जो है वो दुगना, यानी 4 ट्रू 4 फॉल्स। आप 4 दफ़ा ट्रू लिखें, 4 दफ़ा फॉल्स लिखें, आपका एक जो बेसिक आपको चाहिए ट्रू टेबल वो बन जाएगा। तो ये आपके पास ट्रू टेबल आ गया। अब बारी बारी हमने जो स्टेटमेंट्स हमें चाहिए वो हम लिखते जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपको सबसे पहले ये अंदर वाली जो है अंदर वाला जो पार्ट है, जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, इसके अंदर आपको 2 वेरिएबल चाहिए। क्यों आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास नेगेशन आर नहीं है, तो सबसे पहले नेगेशन आर लिखते हैं। नेगेशन आर क्या है, आर का अपोजिट। तो आर जहाँ पे ट्रू होगा नेगेशन आर वहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये सारी स्टेटमेंट लेंगे, जहाँ जहाँ आर ट्रू होगा वहाँ ये फॉल्स होगा, और जहाँ वो फॉल्स होगा ये ट्रू होगा। उसके बाद आपको क्यू चाहिए, क्यू आपके पास है, क्यू और नेगेशन आर का आपने और करना है। तो और क्या होता है कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो आपका रिज़ल्ट जो है वो ट्रू हो जाता है। तो आपने क्यू के साथ इसको और कर लें, ये ट्रू फॉल्स, तो ये ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 और फॉल्स ट्रू ट्रू। तो ये आपके पास ये ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन आ गया, जो कि क्या है, क्यू और नेगेशन आर। ठीक हो गया जी। तो आपके पास एक जो स्टेटमेंट का पार्ट है वो टेबल में रिप्रेजेंट हो गया। अब आपने जो है वो अगला देखना है, दूसरा जो पार्ट है आपके पास वो नेगेशन पी है। नेगेशन पी और ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा है ये आपस में एंड होंगे। ठीक है, तो नेगेशन पी क्या है, सिंपली पी का अपोजिट। जहाँ पे पी ट्रू है वहाँ पे आप नेगेशन पी फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह 4 दफ़ा फॉल्स और 4 दफ़ा ट्रू, वो 4 दफ़ा ट्रू है और 4 दफ़ा फॉल्स। ये आपने लिख लिया। इसको आपस में आपने एंड कर देना है। एंड करने का क्या तरीका है आपको पता है। एंड ये कहता है कि अगर एक भी वैल्यू फॉल्स है तो आपका रिज़ल्ट फॉल्स हो जाएगा। तो ये ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, और ट्रू तब होगा जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी। तो ये आपके पास ट्रू आ गया, ये ट्रू आ गया, ये फॉल्स ही रहेगा और ये ट्रू आ गया। तो इस तरीके से आपका जो ट्रू टेबल है वो बन जाएगा। अब प्रैक्टिस के लिए जो अगली स्टेटमेंट है उसका ट्रू टेबल आप खुद भी बना लें और उसको यहाँ से टैली कर लें कि ये क्या आया, ठीक बना है या गलत बना है। अब हम और की थोड़ी सी बात करेंगे कि जो और एंड हमारे पास 2 ऑपरेटर्स थे, उनमें से और जो ऑपरेटर है ये अपने अंदर 2 तरह के जो है मीनिंग्स रखता है। इसको जब इंग्लिश में भी हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें 2 मीनिंग्स देता है। इसी तरीके से जब इंग्लिश में इसके 2 मीनिंग्स हैं तो हम अपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी इसके 2 मीनिंग्स लेते हैं। पहला मीनिंग जो इसका है, मैं बारी बारी दोनों स्टेटमेंट्स बता देता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सपोज़ एक स्टेटमेंट है हमारे पास, आई शैल बाय अ पेन और अ बुक, यानी ये अपने अंदर थोड़ा सा इंक्लूसिव मीनिंग रख रहा है। ये स्टेटमेंट क्या है कि मैं ख़रीदूँगा या एक किताब ख़रीदूँगा या एक बुक ख़रीदूँगा। तो इस स्टेटमेंट पे थोड़ा सा गौर करें। तो ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि मैं या तो एक पेन ख़रीदूँगा और या एक किताब ख़रीदूँगा। और एक्चुअली वो अगर एक पेन या सिर्फ पेन ख़रीद लेता है या सिर्फ बुक ख़रीद लेता है तो आप ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। किस लिए? क्योंकि स्टेटमेंट क्या ये रही थी कि या पेन या किताब, और दोनों में से एक भी, ऐसा है कि दोनों में से एक भी ख़रीदी तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो ये इंक्लूसिव सेंस आपको दे रही है। और या दोनों ख़रीद ली तब भी ये ट्रू होगी। मतलब आपने या पेन ख़रीदा तब भी ट्रू, सिर्फ बुक ख़रीदी तब भी ट्रू, और पेन और बुक दोनों ख़रीद ली तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने स्टेटमेंट में ये मेंशन किया हुआ है कि बुक या पेन, तो आपने दोनों ख़रीद ली, तो बुक भी ख़रीदी और पेन भी ख़रीदा, यानी ये इंक्लूसिव सेंस दे रही है। इसमें जो और का मतलब है वो ये है कि अगर दोनों चीज़ें भी ट्रू हो जाएँ तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। अब एक और स्टेटमेंट है नेक्स्ट, उसको देखें। वो ये है कि टुमारो एट 9 आई विल बी इन लाहौर और इस्लामाबाद। मतलब कहने का मतलब ये है कि कल 9 बजे या मैं लाहौर में होऊंगा या इस्लामाबाद में होऊंगा। अब अगर बंदा कल 9 बजे लाहौर में है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर ये बंदा कल 9 बजे इस्लामाबाद में है तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन ये एक टाइम पे दोनों जगहों पे हो नहीं सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है, या वो लाहौर में होगा या इस्लामाबाद में होगा। तो इस केस में देखें तो ये आपको ये वाला और जो है ये क्या दे रहा है कि या लाहौर या इस्लामाबाद, दोनों नहीं, क्योंकि दोनों पॉसिबल नहीं, दोनों की पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। तो ये कहलाती है आपका एक्सक्लूसिव सेंस।
ये जो और होता है, जो एक्सक्लूसिव और होता है, जिसमें आपकी एक स्टेटमेंट या एक वैल्यू ही ट्रू हो सकती है, दोनों इकट्ठी ट्रू नहीं हो सकती। वो ट्रू होंगी तो आपकी रिज़ल्ट फॉल्स हो जाएगा। अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं लाहौर और इस्लामाबाद दोनों में हूँ 9 बजे, तो ये मुमकिन नहीं है, हमारे लिए अंडरस्टैंड करना मुमकिन नहीं है, उसका फिज़िकली प्रेजेंट होना मुमकिन नहीं है। तो हम स्ट्रेट अवे कहेंगे कि ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ये फॉल्स है। तो ये जो सेंस है इसको एक्सक्लूसिव सेंस कहते हैं, और इस और को एक्सक्लूसिव और कहा जाता है। और इसको जो है वो इस प्लस सर्कल के अंदर जो प्लस है इससे ज़ाहिर किया जाता है, और इसको बोला ज़ोर जाता है XOR, ठीक है, इसको ज़ोर कहते हैं, यानी X फॉर एक्सक्लूसिव और उसी तरह से और, तो इसको ज़ोर कहते हैं। तो इसका टेबल देख लेते हैं, ट्रूथ टेबल। सपोज़ आपके पास 2 स्टेटमेंट्स हैं P और Q, उनकी आपने जो डिफरेंट कम्बिनेशंस लिख लिए। जहाँ पे P ट्रू है और Q ट्रू है, यानी दोनों ट्रू हैं, वहाँ पे ये P एंड Q फॉल्स हो जाएगा। जबकि नॉर्मल जो और होता था, P और Q जो है वो फॉल्स हो जाएगा, और जहाँ पे आपका नॉर्मल और होता था वो ये यहाँ पे ट्रू होता था। बाकी यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखें, एक ट्रू दूसरी फॉल्स, तो स्टेटमेंट ट्रू, यानी वो इस्लामाबाद में है, पिंडी में नहीं, लाहौर में नहीं है, ट्रू। वो लाहौर में नहीं है, इस्लामाबाद में है, तब भी ट्रू। और वो दोनों जगहों पे नहीं है, तो स्टेटमेंट ऑब्वियसली वो फॉल्स है। तो इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि जहाँ पे दोनों वैल्यू ट्रूज हो जाएंगी एक्सक्लूसिव और में, वो वैल्यू आप उसका रिज़ल्ट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। अब नीचे एक आपकी प्रैक्टिस के लिए ट्रूथ टेबल दिया गया है। ये ट्रूथ टेबल आप जब बनाएंगे, आपने देखना है कि ये ट्रूथ टेबल में आपकी वैल्यूज़ क्या आती हैं। जब आप इस ट्रूथ टेबल को बनाते हैं तो आपको पता चलता है इसकी वैल्यूज़ हैं FTTF, और यही वैल्यू P और Q की हैं। तो P और Q इसका मतलब है किसके इक्वलेंट हो सकता है, किसके इक्वलेंट होता है, वो है P और Q एंड नॉट P एंड Q। यानी ज़ोर का, P और Q का मतलब ही ये है कि P और Q, P या Q में से कोई एक ट्रू हो, ठीक है, और दोनों ना ट्रू हों, P एंड Q ट्रू ना हो, तो तब ये ज़ोर बनता है। तो इसको आप देख लें, मैथमेटिकली भी नीचे लिखा गया, जो बात मैंने अभी बयान की है मैथमेटिकली लिख दी गई है। अब यहाँ पे एक जो सिंबल आ रहा है, जो 3 जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस का, इसको हम कहते हैं इक्वलेंस का सिंबल या लॉजिकली इक्वलेंट। जिस तरह आप मैथमेटिक्स में इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, डिस्क्रीट में आप इक्वल का नहीं बल्कि लॉजिकली इक्वलेंट या लॉजिकल इक्वलेंस का साइन यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि ये दोनों क्वांटिटी सेम है, इनकी वैल्यू सेम है, ट्रुथ वैल्यू इनकी सेम है। मिसाल के तौर पे नेगेशन P को दोबारा से नेगेशन ले तो वो लॉजिकली इक्वलेंट होती है P के, यानी P का एक दफ़ा नेगेशन लें तो वो उल्ट हो जाता है, उस उल्ट का जो उल्ट P है उसका दोबारा से नेगेशन ले तो वापस P अपनी फॉर्म में आ जाता है। इसको आप जो है वो ट्रूथ टेबल के ज़रिए भी देख सकते हैं। इसको डबल नेगेशन प्रॉपर्टी बाय द वे कहते हैं। किसी चीज़ का डबल नेगेशन लें तो वो ओरिजिनली खुद ही आ जाता है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे एक नीचे एग्जाम्पल दी गई है कि इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी, यानी ये सही नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ। इसका सिंपली मतलब ये है कि आई एम हैप्पी, यानी आई एम हैप्पी का एक दफ़ा नॉट लेंगे तो आ जाएगा कि आई एम नॉट हैप्पी, दोबारा उसका नॉट लेंगे या नेगेशन लेंगे तो होएगा इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी, यानी मतलब क्या है कि आई एम हैप्पी। तो ये डिफरेंट तरीका है इसको लिखने का। इसको ये नीचे ट्रूथ टेबल में बयान किया गया है कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट चीज़ है। इसको आप देख सकते हैं और इसको शो कर सकते हैं अपने ट्रूथ टेबल के ज़रिए। हम जिस चीज़ का जिक्र करेंगे जो आज हमने डिस्कस करनी है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ जो एक मैथमेटिशियन था डी मॉर्गन, उसने एक लॉ दिया था और ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी होल्ड करता है और ये आपने इससे पहले मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा। जब हम अपने सेट्स और सेट आइडेंटिटीज़ को देख रहे होते हैं वहाँ भी डी मॉर्गन्स लॉ को अक्सर पढ़ते हैं जब यूनियन और इंटरसेक्शन कर रहे होते हैं। तो इसको हम जब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में देखते हैं तो ये कहता है कि निगेशन ऑफ अ एंड, कोई जो एंड ऑपरेटर है उसकी अगर निगेशन ली जाए, उसको उल्ट किया जाए तो वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है और स्टेटमेंट के इन विच ईच कंपोनेंट इज़ नेगेटेड। लेकिन और किसका होता है, ओरिजिनल का नहीं बल्कि उसकी नेगेशन का। मैं मिसाल के तौर पे इसको सिंबॉलिकली चेक कर लेते हैं कि सपोज़ P एंड Q आपके पास जो है वो एक स्टेटमेंट है, इसका जब हम निगेशन लेते हैं, सारे का निगेशन लेते हैं तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है और के, लेकिन P और Q का नहीं, निगेशन P और निगेशन Q के आर के, ठीक है। यानी ये इसको जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये निगेशन का साइन हर जो है वो कंपोनेंट के साथ लग जाएगा और एंड उल्ट होके और हो जाएगा, ठीक है। ये डी मॉर्गन्स लॉ है।
इसको दूसरी साइड पे भी लगाया जा सकता है कि दूसरा जो पार्ट है उसका ये कहता है कि नेगेशन ऑफ एन और स्टेटमेंट इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू एंड स्टेटमेंट इन विच ईच कंपोनेंट इज़ नेगेटेड। यानी पी और क्यू हो आपके पास तो उसका अगर नेगेशन लिया जाए तो वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू के। इसका ट्रूथ टेबल देख के आप बना सकते हैं, दोनों पार्ट्स का ट्रूथ टेबल बना के आप चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई ये बात ठीक है, इनकी वैल्यूज़ आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। पहले इस साइड का ट्रूथ टेबल बनाएं, फिर इस साइड का ट्रूथ टेबल बनाएं और शो करें कि ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। इसी तरीके से ये तो बात इक्वलेंस की आ गई। इनइक्वालिटीज़ के अंदर भी डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो होल्ड करता है। इनइक्वालिटीज़ का मतलब होता है ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू। ठीक है, तो इनमें भी आपका जो डी मॉर्गन्स लॉ है वो होल्ड करता है। और उसको अगर देखना हो, सपोज आपके पास एक स्टेटमेंट है -1 लेस दैन x इज़ लेस दैन इक्वल टू 4। वैसे इसको जो पढ़ा जाता है वो इस तरह से पढ़ा जाता है कि जो आपका वेरिएबल है उसके रेफरेंस से पढ़ते हैं कि x इज़ ग्रेटर दैन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। अब इस स्टेटमेंट के दो पार्ट्स हैं, इसमें एंड जो है वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। इसको जब हम खोलेंगे, इसको दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब ये है कि x इज़ ग्रेटर देन -1 एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 4। सपोज़ ये आपके पास स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है जिसमें एंड मौजूद है। अब करना आपने क्या है कि आपने जब इसका निगेशन लेना है, यानी इसका उल्ट आपने देखना है, तो इसका उल्ट देखने के लिए सिंपली एक तो चीज़ ये होगी कि एंड और में बदल जाएगा। ये वाली स्टेटमेंट जो है ये आपकी चली जाएगी, उल्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ नेगेशन लग जाएगा और इस स्टेटमेंट के साथ भी नेगेशन लग जाएगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। आपने इसका नेगेशन लिया, एंड जो है वो और में उल्ट हो गया। यहाँ पे साइन था ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन का उल्ट लेस देन नहीं होता बल्कि लेस देन इक्वल होता है। इसी तरीके से आपने वही लिख लिया, लेस देन इक्वल, x इज़ लेस देन इक्वल -1 और यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल है। ठीक है, और ये उल्ट होके ग्रेटर देन बन जाएगा, यानी जो साथ इक्वलिटी है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर ग्रेटर देन है तो वो उसका उल्ट लेस देन इक्वल है, अगर लेस देन है तो उसका उल्ट ग्रेटर देन इक्वल है, अगर लेस देन इक्वल है तो उसका उल्ट ग्रेटर देन है, और अगर ग्रेटर देन इक्वल है तो उसका उल्ट लेस देन है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये इनइक्वालिटीज़ भी समझ आ गई होंगी। ये एक्सरसाइज आप देख लीजिएगा कि इन एक्सरसाइजेज़ को इनमें आप ट्रूथ टेबल बना के ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये चीज़ें लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं या नहीं हैं। आगे हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, एक को कहते हैं टॉटोलॉजी और एक को कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। टॉटोलॉजी का मतलब ये है कि आप कोई भी कम्बिनेशन ट्राई करें वैल्यूज़ का और आपका रिज़ल्ट हर दफ़ा ट्रू आए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए, ऐसी स्टेटमेंट हो जिसमें हर कम्बिनेशन, हर वैल्यू का, हर वेरिएबल का हर कम्बिनेशन, उसकी हर वैल्यू का कम्बिनेशन जो है वो उसका रिज़ल्ट ट्रू आए, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि ये एक टॉटोलॉजी है। उसको स्मॉल t से ज़ाहिर किया जाता है। अब देखें आपके पास p है, p की दो ही वैल्यू ट्रू और फॉल्स, इस द नेगेशन p, जहाँ पे p ट्रू वहाँ पे फॉल्स और जहाँ पे फॉल्स वहाँ पे ट्रू। ये आपके पास एक ट्रूथ टेबल बन गया। ठीक है जी। अब देखते हैं कि p का और लेते हैं नेगेशन p के साथ। p का आप नेगेशन p के साथ और लेंगे तो t और f और क्या करता है कि एक भी ट्रू हो तो वैल्यू ट्रू है, ये ट्रू हो गई, एक भी वैल्यू ट्रू है तो ट्रू होती है रिज़ल्ट आपका, तो ये भी ट्रू हो गया। तो ये सारी वैल्यूज़ जब आपके एक कॉलम के अंदर किसी भी स्टेटमेंट की सारी वैल्यूज़ जब ट्रू हो जाएं तो उसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ इक्विवेलेंट टू t, यानी ये टॉटोलॉजी है। ठीक है, जिस कॉलम में, जिस स्टेटमेंट के कॉलम में सारी की सारी वैल्यू आपके ट्रूथ टेबल के अंदर ट्रू आ जाएं तो वो क्या होती है, टॉटोलॉजी होती है, और उसको स्मॉल t से ज़ाहिर करते हैं। इसी का ऑपोजिट है कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो स्मॉल c से ज़ाहिर की जाती है, और स्मॉल c से इसका जो है वो इसका मतलब ये होता है कि जब इसी तरीके से आपकी किसी स्टेटमेंट की सारी वैल्यूज़ हर कम्बिनेशन के लिए फॉल्स हो जाएं तो उसको आप क्या कहते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन, वो कॉन्ट्रडिक्शन कहलाती है। अब देखें आपके पास इस तरीके से p है और नेगेशन p है, इनकी डिफरेंट आपने जो कम्बिनेशंस लिख लिए। अब इनका अगर आपस में एंड लें तो एंड ये कहता है कि एक भी वैल्यू फॉल्स हो तो आपका रिज़ल्ट फॉल्स हो जाता है। तो आप देखें कि ये ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो हम ये कह सकते हैं कि p का अगर एंड लें नेगेशन p के साथ तो जो रिज़ल्ट होता है वो रिज़ल्ट बेसिकली एक कॉन्ट्रडिक्शन होती है। ये c कॉन्ट्रडिक्शन को ज़ाहिर करता है, यानी पूरे के पूरे कॉलम में सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो फॉल्स हो जाती हैं। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है
कि जो नेगेशन ऑफ अ टोटोलॉजी इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। अब इस सी को अगर नेगेट करें, सी का नेगेशन लें तो आपके पास टोटोलॉजी आ जाएगी, और टोटोलॉजी का नेगेशन लेंगे तो आपके पास कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, ये उसका उल्ट है। जब सारी वैल्यूज़ ट्रू हैं उनका आप नेगेशन लेंगे तो सारी वैल्यूज़ फॉल्स हो जाएंगी, जब सारी वैल्यूज़ फॉल्स हो जाएंगी तो टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन बन जाएगी। इसी तरीके से आपकी कुछ जो हैं वो लॉजिकल इक्वलेंस है टोटोलॉजी को इन्वॉल्व करते हुए, वो ये है कि अगर P का एंड लिया जाए टोटोलॉजी के साथ तो आपको वापस P मिल जाता है। इसी तरीके से P का एंड अगर लिया जाए कॉन्ट्रडिक्शन के साथ तो आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाती है। यानी ये कुछ लॉज हैं जिनका ट्रूथ टेबल के ज़रिए प्रूफ दिया गया। नीचे हम वो लॉज पढ़ेंगे भी, डिस्कस भी करेंगे। अब एक्सरसाइज के लिए आपने को ये स्टेटमेंट दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि ये शो करें कि क्या ये टोटोलॉजी है या नहीं है। आपने क्या करना है, इसी तरह ट्रूथ टेबल बनाना है छोटे छोटे पीसीज में। अंदर वाली ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करें, फिर जो है उसके बाहर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करें, और फिर जो है वो बाकी स्टेटमेंट्स का आपस में लें। तो आपने इसको सॉल्व करना है ट्रूथ टेबल के ज़रिए, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, और अगर आपके सारे कॉलम्स में वैल्यूज़ ट्रू आ जाती है तो ये टोटोलॉजी होगी। ये नीचे दिया गया है, लेकिन आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए इसको, ताकि आप इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें। ट्रूथ टेबल की प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। इसी तरीके से एक स्टेटमेंट दी गई है और कहा गया है कि शो करें कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है। इसी तरीके से आपने उसको कॉन्ट्रडिक्शन शो कर देना है। अब कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ लॉजिक, बड़े इंपॉर्टेंट लॉज हैं। इनको अगर आप समझ लें तो आपको जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है, और फिर इनको आप यूज़ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक सबसे पहले बात करते हैं, और ये लॉज आपने जनरल मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में, सेट्स में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। उसी की समझ लें कि आपके डिस्क्रीट के अंदर जो है वो ट्रांसलेशन की गई है। वही लॉज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी पाए जाते हैं। तो लॉज को देख लेते हैं बारी बारी। सबसे पहले जो लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेटिव लॉज क्या कहते हैं कि P का एंड लें अगर Q के साथ, और ये बराबर होगा Q का एंड लें P के साथ, यानी इनकी अगर तरतीब बदल दी जाए तो कोई मसला नहीं होता। एक ही बात है, अगर P का एंड Q के साथ ले रहे हैं या Q का एंड P के साथ ले रहे हैं, इसी तरह P को और कर रहे हैं Q के साथ या Q को और कर रहे हैं P के साथ, तो इनकी तरतीब को इधर उधर करने से कोई रिज़ल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ बेसिकली ये है कि P, अगर आपके पास 3 वेरिएबल हैं P, Q, R, तो P का पहले एंड ले लें Q के साथ और दोबारा एंड लें R के साथ, ये बराबर होगा कि आप पहले Q और R का जो है वो एंड लें और बाद में उसका P के साथ एंड लें। यानी तरतीब आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। आपने करना ये है कि ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन स्टेटमेंट्स को आपने वेरीफाई करना है ट्रूथ टेबल के साथ। ये सारी की सारी जो हैं वो आप वेरीफाई कर लेंगे, उनके रेलेवेंट ट्रूथ टेबल्स बना लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, उसमें भी तरतीब का ही फ़र्क है, बाकी कोई चीज़ नहीं है। आप पहले एंड ले रहे हैं या बाद में और ले रहे हैं, और किसको पहले कंप्यूट कर रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगले हैं आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉज ये कहते हैं कि P का अगर टोटोलॉजी के साथ एंड लिया जाए तो P आ जाता है, और लिया जाए कंट्रडिक्शन के साथ तो भी P आ जाता है। फिर नेगेशन लॉ है, ये हम पहले देख चुके हैं। फिर डबल नेगेशन लॉ है, ये हम देख चुके हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ है कि P का अपने साथ ही अगर एंड लिया जाए तो P आ जाता है, और अपने साथ ही और लिया जाए तो वापस वही आ जाता है। डिमॉर्गन्स लॉ हमने देखा है। यूनिवर्सल बाउंड लॉज हैं कि P का और लें T के साथ तो T होता है, P का एंड लें C के साथ तो C होता है। ये एब्जॉर्प्शन लॉ है कि P का अगर और लिया जाए P एंड Q के साथ तो आपको वापस P मिल जाता है। इसी तरह P का एंड लिया जाए P और Q के साथ तो वापस आपको P मिल जाता है। इस तरह नेगेशन ऑफ टोटोलॉजी है कि टोटोलॉजी का उल्ट करें तो कंट्रडिक्शन है, तो कंट्रडिक्शन का उल्ट करें तो टोटोलॉजी है। तो ये इनको आप ट्रूथ टेबल के ज़रिए इनको प्रूव भी कर सकते हैं, और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हैं, और आगे ये फर्दर जो है वो कोर्स में आपके काम भी आएंगे। तो इनको आपने गौर से देख लेना है, स्टडी कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड टेक केयर।